Welcome to Yes Sampat Educator. So hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. Good morning, Jai Hind, who are present over here. Okay, Deepak, good morning, Jai Hind. Danish, good morning. Kaushik, good morning, Jai Hind. Daljit ji, good morning, Jai Hind. Dr. Ekta ji, good morning, Jai Hind. Priyanka, good morning. Rachna, good morning, Jai Hind. Okay, so let us start this particular session. So guys, today we will discuss about the Hindu newspaper and its particular news that is very important for your examination. Okay, so today's news is about the Hanle इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व. ओके, तो लद्दाख के अंदर जो है हैनले, वहाँ पर सबसे पहला जो है डार्क स्काई रिजर्व जो है बिल्डअप किया जाएगा, पर लद्दाख में ही क्यों, ये आज हम लोग जानेंगे. सो दैट इज डेट 5 सितंबर 2022. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर नज़र डालते हैं. सो टुडेज आर्टिकल इज अबाउट द 5 सितंबर 2022. ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज दैट can see page 7, page number 8, Nehru Trophy. So this particular article belongs to the sports and art and culture also. Okay, so Nehru Trophy hat trick for club. यहाँ पर जो स्नेक रेस की जाती है केरला के अंदर, ठीक है, तो उसका यहाँ पर न्यूज़ है. तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूँ कि स्नेक रेस करने के बाद यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी दी जाती है. ठीक है, सो इन एन एटमॉस्फेयर फील्ड विथ फन, चीयर एंड शेयर इलेशन, काठिल थिक कथीली चिंदन, दैट इज़ अ पर्टिकुलर बोट, स्नैक बोट नेम. ठीक है, तो यहाँ पर केरला के अंदर जो स्नैक बोट रेस की जाती है उसका मलयालम के अंदर काफ़ी हद तक अलग तरीके से नाम डिनोट किया जाता है. सो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ, आप याद रख सकते हैं कि स्नैक बोट के अलग अलग नाम होते हैं. ठीक है, रोड बाय द मेंबर्स ऑफ द पुलाथुरुथी बोट क्लब PBC वॉन द 68th एडिशन रेस NTBR. ओके, हेल्ड ऑन द पुन्नाबड़ा लेक हियर ऑन द संडे. तो सबसे पहले जानते हैं कि स्नेक बोट रेस एक्चुअली है क्या. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर वन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सारे लोग एंजॉय करते हैं, रेस करते हैं. ठीक है, एक बोट के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठकर एक रेस लगाते हैं, तो उस कल्चर को कहा जाता है स्नेक बोट रेस. इज इट क्लियर? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर नेशनल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. सो दिस इज बोट रेस दैट इज पॉपुलर इन दिस वल्लम काली का मतलब होता है बोट रेस, हेल्ड इन दी पुन्नामाडा लेक नियर द अल्पूजा. ठीक है, अगर आप केरला का मैप देखेंगे तो आपको कोस्टल इलाका दिखेगा. सो दैट इज कॉल्ड द अल्पूजा. एंड इन दिस पर्टिकुलर अल्पूजा, ओके, सो देयर इज अ सेकंड सैटरडे ऑफ द अगस्त एवरी ईयर. यहाँ पर अल्पूजा केरला के अंदर और इस लेक के पास ही यहाँ पर ये स्नेक बोट रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि स्नेक बोट जो है उसको कहा जाता है चंदन वल्लाम्स. ठीक है, ये कंपटीशन को कहा जाता है द मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर केरला. स्नेक बोट रेस उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं. देयर आर दी 3 to 4 कैटेगरीज ओवर हियर रिगार्डिंग द स्नेक बोट रेस. चुरुलन वलम, इरुटुकुत्ती वलम एंड उडिक वलम. ओके, वलम का मतलब होता है बोट्स. ओके, तो ये चीज याद रखिएगा. देयर आर दी बोट्स आर देयर एंड देयर इज अ डिफरेंट नेम्स ऑफ द बोट्स एंड ये बोट्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं इस कंपटीशन के अंदर. ये पूरी की पूरी जो इवेंट है ऑर्गेनाइज की जाती है दोस्तों नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सोसाइटी अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडेंस में ये पूरी की पूरी इवेंट होती है. क्यों? सोसाइटी की पूरी इवेंट है, सोशल इवेंट है. ठीक है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो होता ही है. ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था. सो बम्बानंद इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये चीज़ याद रखिएगा. दे हैव स्पैन सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन दिस पर्टिकुलर केरला ऑल्सो. ठीक है, कोची जो है उसके अंदर एक आता है कोची लेक. ठीक है, कुटन डंड जिसको कहा जाता है. ठीक है, वहाँ पर पुनामाडा लेक जो है इसको भी बोला जाता है. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज द पुनामाडा लेक इन द कुटन कोची लेक विच इज
निकोची। ओके, तो स्नेक बोट रेस के बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा। आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन से लेक के अंदर स्नेक बोट रेस जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, या केरला के कौन सी जगह पर, तो अल्पुजा नाम है। ठीक है, यहाँ पर वल्लम का मतलब होता है बोट्स, और यहाँ पर बोट्स की कैटेगरीज है जिसको इंग्लिश में हम लोग स्नेक बोट रेस कहते हैं। दिस पर्टिकुलर इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस नेक्स्ट आर्टिकल रिगार्डिंग द कॉटन इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, इसके नीचे एक आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिल सकता है, रेन हिट्स तेलंगाना कॉटन ग्रोवर। तो यहाँ पर तेलंगाना जो स्टेट है भारत का, ठीक है, वहाँ पर रेन की वजह से काफ़ी कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है, इम्पैक्टेड बाय हेवी रेन। यस, दिस पर्टिकुलर वन। ओके, यस मोहम्मद, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर आ जाइए। Impacted by heavy rain and floods in Telangana, the cropping pattern this Kharif season has ducked the plans of the agriculture department. While paddy cultivation is poised to touch a record, cotton cultivation has been adversely affected. Abundant availability of ground and surface water is encouraging farmers to go for paddy extensively. Is it clear? तो पहली चीज़ ये चीज़ आपको जाननी है कि कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, जियोग्राफी के हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि कॉटन जो है कौन सा क्रॉप है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर खरीफ क्रॉप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक एस्टिमेशन लगाया है कि जो कॉटन कल्टीवेशन होता है वो 60 लाख एकड़ से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा रेन आने की वजह से कॉटन इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो कॉटन है वो क्या रोल प्ले करता है। सो कॉटन मेनली क्या है, एक तो एक इम्पोर्टेंट फाइबर है, कैश क्रॉप जिसको कहा जा सकता है, विच प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर पढ़ा था। ओके, प्राइमरी सेक्टर। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर पढ़े थे तभी हम लोगों ने बताया था कि दैट इज अबाउट दी रॉ मटेरियल, जहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के तौर पर मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉन एज दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को काफ़ी हद तक यहाँ पर जो भी चेंजेस हुआ, अगर प्लस हुआ तो प्लस इफेक्ट होगा, अगर नेगेटिव इफेक्ट हुआ तो नेगेटिव इकोनॉमी को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को काफ़ी हद तक रोल प्ले करती है, काफ़ी हद तक यहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट करती है। तो ये चीज़ याद रखना, कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है पूरे विश्व के अंदर जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। ठीक है, अबाउट दी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, यहाँ पर कंजप्शन रेशियो भी ज़्यादा है कि कॉटन जो है हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग प्रोड्यूस भी ज़्यादा करते हैं, हम कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, हम तीसरे नंबर पर हैं एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। ठीक है, प्रोड्यूस भी हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, हम लोग कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, और एक्सपोर्ट की मामले के अंदर हम लोग तीसरे नंबर के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर कॉटन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पर जिसमें हम लोग बात करते हैं जो कॉटन की वो है बीटी कॉटन हाइब्रिड्स। ठीक है, सो पेस्ट रेजिस्टेंस जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको हम लोग कहते हैं जीएम बीटी कॉटन हैव कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट। पूरे भारत के अंदर जिन्होंने अपना वर्चस्व जमाया है जो कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, वो कॉटन का नाम है जीएमबीटी कॉटन हाइब्रिड्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 95% ऑफ कॉटन इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इंट्रोडक्शन किया गया था 2002 के अंदर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, भारत जो है 6 मिलियन टन जो है हर साल कॉटन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, विश्व का 23% हिस्सा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक पाई चार्ट ड्रॉ करूँ तो विश्व का समझ लीजिए कि 23% जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही प्रोड्यूस करते हैं कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो भारत जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन, ये चीज़ समझ लीजिएगा। 51% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ये एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता है ये टॉपिक। ठीक है, सो जनरल स्टडीज़ जो 3 है, ठीक है, जीएस पेपर 3
3 जो है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 3 एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है रिगार्डिंग दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, जीडीपी के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन रिगार्डिंग द कॉटन। कॉटन की अगर मैं बात करूं तो ये एक फाइबर है जिसमें से हमें ऑयल मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ये खरीफ क्रॉप है, उसको मैच्योर होने के लिए 6 to 8 मंथ्स लगते हैं। उसको टेम्परेचर लगता है 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, गुजरात के अंदर, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात के ऐसे सौराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पर आप लोगों को कॉटन इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, जीन्स देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कॉटन को प्रोड्यूस करती हैं। 1-1 टन की यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार खड़ी की जाती है कॉटन की गुजरात के अंदर, ठीक है। तो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। उसको रेनफॉल लगता है अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर। सोइल टाइप वेल ड्रेन्ड बाय ब्लैक कॉटन सोइल फॉर डेक्कन प्लेट्यू। अगर इफ आई ड्रॉ अवर प्यारा सा भारत, आई होप यू विजुअलाइज इट, अवर इंडिया। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सो दैट इज अ पर्टिकुलर महाराष्ट्र रीजियन। ये जो महाराष्ट्र का रीजियन है, सो दैट इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो दैट इज़ अ नॉर्थ पोर्शन, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, साउथ, गुजरात वेस्ट, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये है ईस्ट। कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर डायरेक्शन में दिक्कत होती है, तो ऐसे याद रख लीजिए कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, कन्याकुमारी साउथ में है, गुजरात जो है वेस्ट में है, और अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 7 सिस्टर्स जो है सारे के सारे ये ईस्टर्न पोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वो महाराष्ट्र का रीजन है। तो महाराष्ट्र की जो ज़मीन है, वहाँ की जो मिट्टी है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक इसको सूटेबल हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भी कॉटन का अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। तो गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में पहला है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, सो दैट इज अबाउट द तेलंगाना, थर्ड वन, एंड आंध्र प्रदेश जो है फोर्थ, और उसके बाद आता है राजस्थान, ठीक है, सबसे लास्ट में है राजस्थान। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करूं तो इंडिया जो है दूसरे स्थान के ऊपर है, चाइना पहला, और यूएसए जो है 3rd नंबर के ऊपर आता है, ठीक है। अभी कॉटन का पूरा जो सिस्टम है उसको संभालने वाली जो एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है, सो दैट इज कॉल्ड द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1970 के दौरान, एंड अंडर दिस पर्टिकुलर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, इंडियाज कॉर्पोरेट एजेंसी को हायर किया था, एंगेज दी डाइवर्स एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेड, प्रोक्यूरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन, यानी कि कॉटन इंडस्ट्री को किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से उसको एंकरेज कर सकते हैं, यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू इस कॉर्पोरेशन ने काम किया था, ठीक है। हेडक्वार्टर आप लोगों को पूछा जा सकता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेलापुर के अंदर है, विच इज इन द नवी मुंबई, एंड नवी मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर कॉटन के रिगार्डिंग याद रखना है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर जो एक आर्टिकल आया है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि विजिंगजाम पोर्ट, ठीक है, ये जो पोर्ट है विजिंगजाम पोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको मैप के साथ देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा भारत। भारत के अंदर थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें केरला और तमिलनाडु का ये रीजन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कोलाम के नीचे, ठीक है, कोलाम के नीचे यहाँ पर आपको विजिंगजाम जो पोर्ट है वो देखने को मिल सकता है। इज ए क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि केरला स्टेट के अंदर ये जो पोर्ट है वो स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं केरला के अंदर एक करंट अफेयर ये भी था कि बहुत सारे जो जंगल जो थे काट कर यहाँ पर एक मेट्रो बनाया जा रहा है। इसका विरोध किया गया था पब्लिक के थ्रू, क्योंकि केरला जो है दैट इज अ गॉड सिटी, ठीक है।
ऊपर वाले की ज़मीन माना जाता है केरला को, ठीक है। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से बहुत सारे पब्लिक ने भी यहाँ पर क्या किया था, विरोध किया था, उसका अपोज किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं मंगोलिया के बारे में। गाइस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? सो देखते हैं पहले आर्टिकल। वेट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके, राजनाथ सिंह टू बिगिन 3-day विजिट टू मंगोलिया टुडे, ठीक है। तो 5 सितंबर जो आज की डेट है, आज राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वहाँ पर जाएंगे। और ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि राजनाथ सिंह पहली बार जा रहे हैं मंगोलिया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। इन अ फर्स्ट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज स्केड्यूल्ड टू विजिट मंगोलिया फ्रॉम सितंबर 5 to 7। तो 5 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक वो वहाँ पर ही रहेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर article in very brief. Okay, so the upcoming visit is the first ever visit by an Indian defense minister to Mongolia, will further consolidate the defense cooperation and strategic partnership between the two countries. The defense ministry said in a statement on Sunday he is also scheduled to travel to Japan for the 2+2 ministerial dialogue. Okay, तो दोस्तों डिफेंस कॉरपोरेशन बिठाने के लिए ये मीटिंग की जाने वाली है, ठीक है। राजनाथ सिंह साहब जो है वहाँ पर जाएंगे 5 सितंबर के दौरान, जो आज की डेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जापान के अंदर जो एक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा उसको भी शेड्यूल किया गया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 2+2? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? ओके, तो यहाँ पर समझो एक जापान है, ठीक है, और यहाँ पर समझो एक इंडिया है। तो इंडिया के एक फॉरेन मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ पर जापान के एक फॉरेन मिनिस्टर और एक जापान के एक डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि मंगोलिया जो है काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है नेबर कंट्रीज के साथ ही साथ, यहाँ पर चाइना के नेबर कंट्री के साथ ही साथ यहाँ पर मंगोलिया जो है हमारे एस्पेक्ट से, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आप लोगों को एक यही चीज़ याद रखनी है कि नो वन इज अ परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड, ओनली नेशनल इंटरेस्ट। भारत का क्या, ठीक है, भारत का क्या, भारत का अगर कुछ बेनिफिट है सो दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। नो वन इज अ परमानेंट एनिमी, नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड, ओके, ओनली नेशनल इंटरेस्ट। भारत का क्या, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप ये चीज़ एक याद रख सकते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर बायलैटरल टॉक्स the two defense ministers shall review the bilateral defense cooperation between India and Mongolia and explore new initiatives to further strengthen bilateral engagements, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मंगोलिया और इंडिया के रिलेशन इस अच्छे खासे जो है उसको और अच्छा खासा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा मंगोलिया का मैप देख लेते हैं दोस्तों। ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, दैट इज इंडिया, भारत। इंडिया के बाजू में उसका नेबर कंट्री है चाइना, चाइना के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो है मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर और जाएंगे तो हमें मिलेगा रशिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मैप से ही आप सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है। सो ये है इंडिया, ये है चाइना और मंगोलिया और ये है रशिया, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द मंगोलिया। तो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी हमारा है, उसके बाद इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, डिफेंस कॉरपोरेशन है और कई इन्वायरमेंटल इशू के बारे में भी हमारी मेंटालिटी मैच होती है, ठीक है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल रिलेशंस, ओके।
राइट आदर्श, यहाँ पर इंडिया और मंगोलिया के जो रिलेशन है इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी के तौर पर भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। राइट, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वेरी करेक्ट आदर्श। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। पहली चीज़ यहाँ पर समझो कि इंडिया और मंगोलिया में एक रिलीजन कॉमन आता है जो है बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये एक चीज़ समझ लीजिएगा, उससे हमारी मेंटालिटी कनेक्ट होती है। दूसरा है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। भारत जो है ये एक पहला ऐसा कंट्री था, ठीक है, इंडिया द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड द फॉर्मर सोवियत ब्लॉक ऑफ द नेशंस टू ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द मंगोलिया। तो भारत ने सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बिठाने की जो बात की थी वो उसमें नाम आता है मंगोलिया का 1955 के दौरान। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। सो दैट इज अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द मंगोलिया। ओके, 2015 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, वो पहली बार वहां पर विजिट करने के लिए गए थे। मंगोलिया विटनेस द फर्स्ट एवर विजिट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखिएगा। वहां पर एक पॉलिसी के तौर पर यहां पर विजिट हुई थी, दैट इज कॉल्ड द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने कहा कि पहले लोकेशन दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, सो दैट इज अ नॉर्थ पोर्शन, दैट इज अ ईस्ट पोर्शन। तो यहां से अगर हम साइड में जाएंगे तो दैट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर ईस्टर्न पॉलिसी, ठीक है, जहां पर चाइना भी बिलोंग करता है, तो उस पॉलिसी के तौर पर अगर मैं बात करूं सो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहां पर पहली बार विजिट किया था। गाइस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर द GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3. Is it clear? Why the GS paper 2? Because of this international relationship. ठीक है, तो हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं। अगर 3 के बारे में बात करूं, ठीक है, GS पेपर 3 के बारे में बात करूं तो सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के बारे में ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि एग्रीकल्चर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड मंगोलिया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कोऑपरेशन विद द इंडिया एंड मंगोलिया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद द इंडिया एंड मंगोलिया। ठीक है, तो इसकी हिसाब से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये एक सब्सिडरी एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशंस की सब्सिडरी एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बहुत सारी ऐसी 15 तरीके की एजेंसीज है। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो उसमें 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है और 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है। ठीक है, 5 के अंदर आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US। ये 5 तरीके के जो मेंबर है ये परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो मंगोलिया ने यहाँ पर पब्लिकली यहाँ पर कहा गया था और सपोर्ट दिया गया था इंडियाज मेंबरशिप टू दी परमानेंट सीट। ठीक है, इंडिया परमानेंट सीट के तौर पर एलिजिबल है, उसमें मंगोलिया ने हमें सपोर्ट किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन गेटिंग द मंगोलिया मेंबरशिप टू द की इंटरनेशनल फोरम इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस, ओके, रिगार्डिंग द नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, तो दोस्तों 1971 जहां पर बैटल ऑफ लोंगेवाला हुआ था, यहां पर भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और उस टाइम यहां पर बांग्लादेश लिबरेशन की बात की गई थी और उस टाइम यहां पर हम लोगों ने मंगोलिया जो है, ठीक है, उसी दौरान यहाँ पर जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था उसी दौरान यहाँ पर हम लोगों ने को स्पॉन्सर्ड किया था 1972 के दौरान, दैट इज कॉल्ड द UN रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पास किया गया था। सो उस मामले में भी मंगोलिया ने हमारा साथ दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी बांग्लादेश लिबरेशन किया गया तभी भी मंगोलिया ने हमारा भारत का साथ दिया था। ठीक है, सो रेसिप्रोकल जेस्चर, मंगोलिया को स्पॉन्सर्ड और 1972 United Nations resolution with India and Bhutan for recognition of the newly liberated Bangladesh over here. Okay, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अदर जो फोरम है रिगार्डिंग दी मेंबर कंट्रीज जिसके अंदर आता है एशिया यूरोप मीटिंग एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गाइज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैटिक जीके ऑल्सो, आप लोगों को हेडक्वार्टर उसका पूछा जा सकता है। सो कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर चैनल। ओके, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ओके, India is a member whereas Mongolia is an observer state of Shanghai Cooperation Organization SCO। ठीक है, SCO, Shanghai Cooperation Organization। ठीक है, तो मंगोलिया जो है
ठीक है, मंगोलिया इज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर मंगोलिया का इंटरनेशनल कॉपरेशन हमारे साथ काफ़ी हद तक अच्छे हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में। तो व्यापार के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडिया और मंगोलिया जो है उसका काफ़ी हद तक अच्छा ट्रेड चल रहा है। पर अगर मैं 2019 की बात करूँ तो ये जो ट्रेड है थोड़ा डिक्रीज हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये है 20 बिलियन एंड ये है 40 मिलियन, चलो 40 मिलियन। ठीक है, तो 2018 की अगर मैं बात करूँ, वो 2019 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो 2018 में हमारा जो ग्राफ था वो 40 के ऊपर चला गया था। ठीक है, 2018 यानी कि समझ लीजिए कि यहाँ पर 60 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर समझ लीजिए 50 है। ठीक है, तो उसके ऊपर चला गया था 2018 के दौरान। पर 2019 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो इस साल का जो ग्राफ है वो यहाँ तक आकर रुका है। इज इट क्लियर? तो आप लोगों को समझना है कि इस साल 2019 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2022 उससे पहले 2019 में हमारा जो ट्रेड था थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। डिफेंस कॉरपोरेशन की अगर मैं बात करूं जिसमें आती है डिफेंस एक्सरसाइज, गाइस दिस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी CDS एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज को याद रखिएगा। nomadic elephant, that is important exercise between the India and Mongolia, and Khan quiz, that is also important or exercise between the India and Mongolia, and this particular exercise is hosted by the Mongolia। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोऑपरेशन ओवर एनवायरमेंटल इश्यू, ठीक है, तो एक एनिमल है जिनका नाम है स्नो लेपर्ड, उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो पॉपुलेशन है दिन प्रतिदिन यहाँ पर डिक्रीज होने को देखने को मिल सकती है। तो इंडिया और मंगोलिया ने साथ में मिलकर, ठीक है, साथ में मिलकर उसको बचाने की बात की है। तो एनवायरमेंटल के मामले में भी वहां पर मेंटालिटी मैच हो जाती है। ठीक है, सो पार्ट ऑफ द बिसेक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द इंडिया एंड मंगोलिया टू सिक्योर द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्नो लेपर्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने थंबनेल देखा था उस हिसाब से ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हैनले इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, सबसे पहले उसके आर्टिकल के तौर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख। तो सबसे पहली चीज यहां पर समझो लद्दाख के अंदर ही क्यों, तो जो सरफेसेस है और जो पर्पजेज है वो मायने रखता है। ठीक है, हमें डार्क स्काई का पहले मतलब समझना है। सबसे पहली चीज ये क्यों बनाया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि लद्दाख को चुना क्यों गया है डार्क स्काई रिजर्व के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड initiative, the Department of Science, yes, Department of Science and Technology has announced that setting of India's first dark sky reserve at Hanal in Ladakh in the next 3 months. Hanal, which is about 4,500 meters above the sea level, hosts telescopes and is regarded as one of the world's most optimal sites for astronomical observations। ठीक है, सो दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की वजह से यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमें उसके ऊपर फोकस रखना है और वहाँ की जो गतिविधि है उसको यहाँ पर देख रेख रखने के लिए डार्क स्काई जो है वो 4,500 मीटर जो है सी लेवल से ऊपर बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर है। तो ये जो सी लेवल है सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के अंदर पाया जाता है। सो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप एट हैनली इन लद्दाख। तो ये कौन सा टेलीस्कोप है, ये चीज़ याद रखिएगा, द हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन के अंदर टेलीस्कोप के नाम दिए जा सकते हैं, यू हैव टू करेक्ट आंसर फ्रॉम इट। इज इट क्लियर? ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन डार्क स्काई रिजर्व, तो इसको यहाँ पर डिनोट किया गया है डार्क स्काई रिजर्व के तौर पर। तो ये एक्चुअली काम क्या करेगा कि जो भी एस्ट्रोनॉमिकल एम्प्लाइज है या कह सकते हैं कि जो हमें प्लैनेट्स देखने हैं, स्टार का ऑब्जर्वेशन करना है, तो वहीं पर किया जा सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर कुछ
डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, नॉइजीनेस नहीं है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न माना जा सकता है कि हम नाइट स्काई के अंदर हम लोग आराम से ये इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक भी आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स देखने को नहीं मिल सकता है, ना ही व्हीकल लाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो आप उस रीजन में यहाँ पर डार्क रिजर्व जो है, डार्क स्काई रिजर्व जो है उसको बिठाया गया है, ठीक है। आइडियल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, सो द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, द हाई अल्टीट्यूड स्टेशन ऑफ द IIA is situated of the north or western high Himalayas and altitude of the 4500 meters, 4500 मीटर की सी लेवल से ऊपर यहाँ पर इसको बिल्डअप किया गया है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हैनले वैली ऑफ चंगथांग जो है, ठीक है, यहाँ पर इसको लोकेटेड किया गया है और इट इज़ अ ड्राई कोल्ड एंड डेजर्ट विद स्पार्स ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ऐसी एक जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन नहीवत समय के तो ऊपर देखने को मिल सकती है। अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया है। अभी बात करते हैं बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया एंड बांग्लादेश की रिलेशनशिप के बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने पहले कहा था कि उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। दिस आर्टिकल इज अबाउट द राजनाथ सिंह डिफेंस कोऑपरेशन, ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्टली इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। गाइस, ये चीज़ काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है। अ लॉट इज़ एट स्टेक फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश टाइज। तो पहले भारत के और बांग्लादेश के थोड़े टाइम पहले रिलेशन अच्छे ही थे, ठीक है, जब से बांग्लादेश लिबरेशन हुआ उसके बाद 2000 की जो सीरीज़ है ईयर की, उसमें 4-5 साल तक हमारे जो रिलेशंस थे वो थोड़े 19-20 चल रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के, ठीक है। पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि वहाँ के जो हसीना जी हैं, ठीक है, हाँ, और यहाँ के हमें इंडिया के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पर, ऑथर का ही नाम है सैयद मुनीर, ठीक है। ऑथर ने यहाँ पर अच्छी तरीके से आर्टिकल को डिक्लेयर किया है। पहले बात करते हैं ट्रेडिंग एंड कनेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। सो फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द 10th राउंड ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन इन जून, द टू नेबर्स हैव एक्सपांडेड देयर पार्टनरशिप इन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर डिपार्टमेंट याद रखिएगा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी तो ही व्यापार होगा ना, ठीक है। अगर मुझे आज ऑनलाइन पेमेंट करना है तो अगर माई ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इज सिक्योर सो आई कैन डू इट, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर उसके बारे में भी बात किया गया है, स्टार्टअप के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मिस हसीना ने यहाँ पर विजिट किया था, 2 कंट्री के बीच में बात हुई थी और दोनों कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको कहा जाता है सीपा। क्या कहा जाता है? सीपा, ओके। सो सीपा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। सो दोनों प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी तरीके से यहां पर बात किया और ज्वाइंट वेंचर पावर प्लांट के बारे में भी यहां पर बात किया, ठीक है। दूसरी ओर अगर मैं बताऊं तो यहां पर भारत जो है 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर के तौर पर सामने आता है और यहां पर 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2.4 बिलियन इन 2009 एंड 10.8 बिलियन इन 2022-21 यहाँ पर इतना ट्रेड जो है इंक्रीज हुआ है बांग्लादेश के साथ और वर्ल्ड बैंक जो है वर्किंग पेपर के तौर पर सामने आता है, ठीक है। पर पहली चीज यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैप है, ठीक है, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से किस तरीके से काम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर से देखा जाए तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा अगर मैप देखोगे, ठीक है, तो दैट इज अ पर्टिकुलर मैप ओवर हियर। समझ लीजिए, ठीक है। तो इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के ऊपर अगर देखा जाए तो ये पोर्शन इंडिया का है,
ये पोर्शन भी इंडिया का है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेडिंग हुआ तो कैसे हुआ, तो चिटागोंग जो है, चिटागोंग दैट इज अ पर्टिकुलर पोर्ट ओवर हियर एंड मोंगला दैट इज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द बांग्लादेश। तो ये दोनों अच्छे रिलेशन होने की वजह से यहाँ पर ये जो पोर्ट है, ठीक है, चिटागोंग और मोंगला, ये दोनों इंडिया के अंडर में थे। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से अगर वेस्ट बंगाल इधर आता है, समझ लीजिए इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल इधर है, तो वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट हम जा सकते हैं मंगलो देने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें ईस्ट में समझो अरुणाचल प्रदेश में भेजना है, ठीक है, कोई भी सामान, तो हम लोग रोड रूट से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोड रूट से भी जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पर रोड रूट से जा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा हमें सी रूट से जाने को मिल सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन हमारा बन जाता है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन है वहाँ पर यहाँ से वेस्ट बंगाल से यहाँ पर पूरा घूमते हुए यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बन जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश की जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ है काफ़ी हद तक अच्छी बन चुकी है, ठीक है। ढाका इज़ द पर्टिकुलर कैपिटल ऑफ दिस बांग्लादेश एंड ढाका इज़ द पर्टिकुलर करेंसी ऑफ दिस बांग्लादेश, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन तो अच्छे हैं, पर एक पॉइंट के ऊपर हमारा दोनों के बीच में थोड़ा तनाव भी है, डिस्प्यूट भी है। सो दैट इज कॉल्ड द तीस्ता रिवर, ठीक है। तीस्ता रिवर का यहाँ पर ये डिस्प्यूट है कि बांग्लादेश कह रहा है कि हमें इक्वल पानी मिलना चाहिए, ठीक है। हमें कितना पानी मिलना चाहिए? इक्वल पानी मिलना चाहिए। देखते हैं आर्टिकल के दौरान। The sharing of waters of the Tista has remained a thorny issue between the two countries since 1947. For West Bengal, Tista is important to sustain improvised farming districts with the comprised 12.77% of its population. For Bangladesh, the Tista flood plains cover about 14% of the total cropped area of the country and provide direct livelihood opportunities to the approximately 7.3% of the particular population. The countries are expected to sign at the least one major river agreement during the upcoming trip. Okay, तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट को पानी मिल रहा है तीस्ता रिवर से, ऑलमोस्ट 12.77% वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश को भी 14% मिल रहा है और यहाँ पर फ्लड की भी बात की गई है। तो उसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच में ये एक डिस्प्यूट बना हुआ है तीस्ता रिवर। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी बहुत सारी रिवर जो है जो कॉमन फैक्टर के तौर पर सामने आती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, सपोज जो इंडिया है और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट एक्चुअली दोस्तों क्या था? ये एग्रीमेंट था दैट इज कॉल्ड द लैंड स्वैप एग्रीमेंट। क्या था? लैंड स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि हम दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं, तो उसकी ज़मीन मैंने यूज़ की, मेरी ज़मीन उन्होंने यूज़ की, ठीक है, एक कोऑपरेशन के तौर पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर। तो इंडिया बांग्लादेश ने इंडिया की ज़मीन यूज़ की और इंडिया ने बांग्लादेश की ज़मीन यूज़ की। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन द आसाम मेघालय बांग्लादेश ट्री जंक्शन के तौर पर सामने आया था, ठीक है। और ये यूज़ किया गया था टू कंट्रोल ओवर द स्मगलर्स रूट, ठीक है। स्मगलर्स रूट को कंट्रोल करने में इसको यूज किया गया था। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के बाजू में है बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर है भूटान, भूटान के पास में ही पड़ता है चाइना, ठीक है। सो चाइनीज इन रोड्स इनटू नेबरहुड हैव बीन कॉज ऑफ वरी फॉर इंडिया। तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है, अगर जैसे श्रीलंका क्राइसिस हुआ था तो एक श्रीलंका के अंदर चाइना आ गया 99 ईयर्स के लिए, कोलंबो सिटी और हम्बनटोट आइलैंड ले लिया, ठीक है। अगर चाइना बांग्लादेश के अंदर आ गया तो हमें एक सिक्योरिटी के तौर पर ये चीज़ भी याद रखनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। बांग्लादेश इज द सेकंड बिगेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर चाइना, तो ये चीज़ आप लोग याद रखें। एंड पाकिस्तान आफ्टर द पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है उसके लिए वेपन्स जो मिलते हैं बांग्लादेश को, वो चाइना उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि खरीदार में जो है, ठीक है, पाकिस्तान के बाद कौन आता है?
पाकिस्तान के बाद कौन आता है? बांग्लादेश ही आता है, जो चाइना से वेपन्स खरीदता है, ठीक है। बांग्लादेश हैज़ ऑल्सो बीन वार्निंग अप टू द पाकिस्तान द टू शेयर्ड फॉरेस्ट्री ट्राइज फॉर डिकेड आफ्टर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस मेड अनवांटेड वारंटेड कमेंट्स ऑन द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल्स। ये ठीक है, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छे होने ही चाहिए बिकॉज आवर नेबर कंट्री। इज ए क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस दैट्स इज फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इक्वेशंस, ठीक है, जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है और ट्रेड इक्वेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस सेशन एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस पर्टिकुलर नंबर, ओके, 9773230619। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन, CDS Combined Defense Services, CSE Civil Services Examination and National Defense Academy Examination, so you can join us over here, okay. So I hope you all are enjoy this particular session, and if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe our channel in the YouTube also. So that's it for this particular session. Jai Hind, bye bye, take care.